डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने आज इसकी बात की थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर हम किसको काउंट करते हैं? वायरस। वायरस के अंदर जब कोई भी वो कौन सा वायरस है वो स्टिल अननोन है, किसी को नहीं पता कि वो कौन सा वायरस। वो वायरस नॉर्मली बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस उसको फिगोसाइटोज करते हैं, इनसाइड द सेल लेकर आते हैं। वंस जब वो वायरस इनसाइड द सेल आ जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, तो इस पे डिफरेंट लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है। उस लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाती है कि ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिफरेंट पार्टिकल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। मीनवाइल उस मैक्रोफेजेस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 और 6 के अंदर स्पेसिफिक जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि आप कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो वायरस के पार्टिकल है जिसकी ब्रेकडाउन हुई, उसके पार्टिकल को अपने साथ अटैच रखते हैं। अब ये मैक्रोफेज जाएगी किस सेल के पास? टी सेल के पास। नहीं, टी सेल के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा जो इस वायरस के पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगा। वंस जब इसको वो टी सेल मिल गया, जिस टी सेल के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर मौजूद है, तो टी सेल रिसेप्टर और इस वायरस पार्टिकल के इंटरेक्शन हो जाता है। वाइल MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के इसके और टी सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर है, उनके आपस में इंटरेक्शन हो जाते हैं, टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। जब टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है तो टी सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है। हम कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ टी सेल या टी लिम्फोसाइट। मींस ये माइटोसिस की डिवीजन बहुत फास्ट हो जाती है, मल्टीपल ऐसे हमारे पास एक्टिव टी सेल बन जाते हैं। वो टी सेल क्या करते हैं? डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं, जिस तरह इंटरल्यूकिन 1-4, ठीक है। वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या करते हैं? जो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, जिसका नॉर्मल फंक्शन होता है एंटीबॉडीज बनाना, वो बी लिम्फोसाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडीज बनाती है। अब ये प्लाज्मा सेल ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगी जो इस वायरस के पार्टिकल को किल एंड डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मींस के एंटी वायरस एंटीजन, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा रिस्पांस हो जाता है उस वायरस के अगेंस्ट, उनको टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के इम्यून सिस्टम स्लाइडली अलग तरीके से रिस्पांस कर रहा होता है, वो ऐसे आखिर में ऐसे एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि वो तो या एंटी इंसुलिन, ये 3 टाइप की इंसुलिन, यानी कौन सी थी? एक एंटी इंसुलिन, सेकंड एंटी बीटा से, और थर्ड नंबर गेट, यानी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट। इन कुछ लोगों के अंदर ये 3 किस्म के एंटीबॉडीज भी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि वो जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, ठीक। इनके एचएलए DR3 एंड एचएलए DR4 भी उसको प्रोन बनाते हैं कि उनके जब ये वायरस दाखिल होगा जो अननोन वायरस है, इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज बनेगी तो या एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज बनेगी, या एंटी बीटा सेल जो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, या एंटी गेट, ठीक है, या जो एंजाइम है जो इंसुलिन के सिंथेसिस या सेल से बाहर आने में हेल्प कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। क्यों बनती है इन लोगों के अंदर? क्योंकि ये लोग जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, इनके 2 जीन्स के अंदर खराबी होती है, ठीक है, एचएलए DR3 यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 एंड DR4। इसके अलावा इन लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर ये 2 जीन खराब होते हैं, इसके अंदर अल्टरेशन होती है, उनको अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिस और विटिलिगो, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इनको ये भी हो सकते हैं, ठीक। ये तो हो गई इसके काज। नॉर्मली अब हम बात करते हैं बीटा सेल्स के अंदर बन जाती है, वो बीटा सेल से कब बाहर आ जाती है? के अंदर जब ग्लूकोज का मिकदार बढ़ जाता है तो तब बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। कैसे होती है? लेट्स सपोज कि ये बीटा सेल है, बीटा सेल के ऊपर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2 प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड 2 हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 वे ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज को इनसाइड द सेल भी लेकर आते हैं और बाहर भी ग्लूकोज जा सकता है। इसका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बीटा सेल का पेनक्रियास के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोकाइनेज, वो फास्फोराइलेट करवाते हैं ग्लूकोज को। उससे क्या हो जाते हैं कि ग्लूकोज के साथ फास्फेट की एडिशन होती है, क्योंकि ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है ये तो ग्लूकोज के लिए है, सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा तो बाहर जाएगा, उसके साथ फास्फेट की एडिशन है, तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है, चेंज हुआ है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अब वो ट्रांसपोर्टर के जरिए बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि ब्लड के अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज का मिकदार है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर आएगा। जितना ज्यादा ग्लूकोज इंक्रीज होगी
होगी, सेल के अंदर एटीपी की मकदार बढ़ेगी। जब सेल के अंदर एटीपी की मकदार बढ़ जाती है तो ये एटीपी पोटाशियम एटीपेज या सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। सपोज ये सोडियम पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो गया, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ये पोटाशियम को सेल से बाहर निकालता है, ये पोटाशियम सेल से बाहर निकालना है, ये इस पंप का काम है। अब ये ब्लॉक हो गया ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एटीपी, तो ये पोटाशियम सेल से बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर रिटेन रहेगा। ठीक, आसान है ना। पोटाशियम सेल के अंदर रिटेन रहेगा तो इंट्रासेलुलर पोटाशियम की मिकदार इंक्रीज होगी। हमें पता है ये पॉजिटिव गेट आए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक, यहाँ पर क्लियर है। देखो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2, ग्लूकोज इनसाइड द सेल आ गया, उसको मॉडिफाई किया। क्यों मॉडिफाई किया? ग्लूकोकाइनेज से, क्योंकि ये बाहर जाता है, ज्यादा एटीपी बनेगा और जितने भी पोटाशियम चैनल है वो इस एटीपी की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम पोटाशियम सेल से बाहर नहीं जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज आए यानी गेट आए इंक्रीज होंगे। इस सेल के ऊपर जी पोटेशियम तो नॉर्मली अंदर आता है, राइट? सोडियम पोटेशियम सोडियम में जाता है, एक सोडियम जाता है बाहर और 2 पोटेशियम अंदर आता है। कैसे बताओगे मैं? ये पंप जो है ना, इसमें 2 पोटेशियम अंदर इन्हें बाहर निकलता है और हाँ सही सही है, क्योंकि ये अगेंस्ट ये हम बात कर रहे होते हैं ना, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा होता है। ये पोटेशियम को अंदर लेता है क्योंकि इनसाइड से पोटेशियम की मिकदार नॉर्मली इंक्रीज होती है। इसके अलावा सोडियम की मिकदार नॉर्मली बाहर इंक्रीज होती है, इंट्रासेल्युलर सोडियम की मिकदार इंक्रीज होती है। ये फिर भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट और अगेंस्ट द चार्ज ग्रेडियंट ये काम कर रहा होता है, इसलिए इसको ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब इनसाइड द सेल लेट्स सपोज कि नॉर्मली पोटेशियम इंक्रीज होता है, ये चैनल ब्लॉक हो गया, सही, तो वो पोटेशियम फिर कहाँ जाएगा? वो सेल के अंदर रिटेन रहेगा। ठीक, वो पोटेशियम जब सेल के अंदर रिटेन रहेगा, सही, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगी। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगी तो इस सेल के ऊपर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं कैल्शियम के लिए। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो चैनल ओपन हो जाते हैं। जब वो चैनल ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम इनसाइड द सेल आ जाती है, सेल के अंदर कैल्शियम की मिकदार इंक्रीज हो जाती है। जिस तरह कैल्शियम की मिकदार सेल के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो ये बीटा सेल है, इसके अंदर इंसुलिन सिक्रेटरी वेसिकल के फॉर्म में स्टोर है। ये सिक्रेटरी वेसिकल टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाते हैं ब्लड की तरफ। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का मिकदार इंक्रीज है, इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज की मिकदार को नॉर्मल कर देती है। मींस कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो वो आ जाएगा नॉर्मल स्टेट पे। ठीक, मीनवाइल ये जो एंजाइम है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, इसका एंजाइम की जो इंसुलिन है उसकी सिक्रीशन में ये भी रोल प्ले कर रहा होता है। ये ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज ग्लूटामिक एसिड से गाबा बनाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी इंसुलिन की मॉलिक्यूल को बाहर लेकर आते हैं ब्लड की तरफ। ठीक, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि इंसुलिन सेल के अंदर बन गई है, बीटा सेल के अंदर स्टोर है, वो बाहर कैसे आ जाता है? की मिकदार इंक्रीज होगी यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज है, उसकी वजह से कैल्शियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं जो चार्ज के ऊपर डिपेंड है, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है ये ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम इनसाइड द सेल आ जाता है। कैल्शियम की मिकदार सेल के अंदर बढ़ेगी तो ये सिक्रेटरी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएगा और या रिटेन ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। मीनवाइल ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट ग्लूटामिक एसिड को इससे गाबा बनाता है और गाबा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? जो हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अंदर किसी को कोई सवाल नहीं? अब लेट्स सपोज कि एक बंदा है उसके एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज बनी है, ठीक है, तीनों में से एक बनी है, लेट्स सपोज एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज बनी है। नॉर्मल प्रोसेस है, इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस के अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन जैसे इंसुलिन इस ब्लड के अंदर आ जाते हैं वो इनटू इंसुलिन एंटीबॉडी जाती है और उस इंसुलिन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, ब्लड का लेवल इंक्रीज था, बीटा सेल को सिग्नल मिला, उसने इंसुलिन की सिक्रेशन कर दी, लेकिन ब्लड के अंदर तो इंसुलिन एंटीबॉडीज भी मौजूद है, वो इंसुलिन की मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर शुगर का मिकदार सस्टेन रहेगा, सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया होगी। इसके अपोजिट अगर इनकी इंसुलिन एंटीबॉडीज नहीं है, इनकी बीटा सेल एंटीबॉडी देखिए, बीटा सेल अगर डिस्ट्रॉय हो रही हमारी बीटा एंटीबॉडीज तो एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि बीटा सेल की
सेल की तादाद के अंदर कमी हो जाएगी, बीटा सेल कम रह जाएंगे, तो कम इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, उस नतीजे में भी सस्टेन हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। या अगर ये एंटीबॉडीज नहीं बनी, न एंटी इंसुलिन है, लेकिन एंटी गेट एंटीबॉडीज अगर बनी है, तो ये एंटी गेट, ये जो गेट एंजाइम है, ये भी हेल्प कर रहा होता है इस इंसुलिन के मॉलिक्यूल को ब्लड में लेकर आने के लिए। फिर जो ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है, सपोज स्मॉल अमाउंट में इसका भी रोल होता है, वो वाले इंसुलिन बाहर नहीं आएंगे, तो ऐसे पेशेंट को फिर ज्यादातर इंसुलिन के कम डोज पे रखा जाता है। तो ये क्योंकि कुछ तो बीटा सेल बना रही होती, बाहर लेकर आ रही होती, जो ये गेट वाला जो क्वांटिटी था, जो इसकी कमी थी, जो इसने काम छोड़ दिया, हम फिर पेशेंट को इंसुलिन पे रखते हैं, लेकिन लो डोज पे। बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है या इंसुलिन एंटीबॉडीज अगर बनी है, तो फिर हम हाई डोज पे रखते हैं और समटाइम कंबाइंड इंसुलिन इंजेक्शन पे रखते हैं। ठीक, ये तो हो गया टाइप 1 के अंदर ये खराबी होती है। अब बात करते हैं टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 के अंदर हमने बात की थी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर नॉर्मली कोई मसला नहीं होता, इंसुलिन नॉर्मली सिक्रीट हो रहे होते, कोई एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन तो इंसुलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं, उसके अंदर खराबी आ जाती है। ठीक है, जो रिसेप्टर होते हैं वो रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। लेट्स सपोज के ये स्केलेटल मसल सेल है, ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4, ठीक है, ये उसके लिए इंसुलिन के लिए रिसेप्टर है स्केलेटल मसल सेल के ऊपर। हाइपरग्लाइसीमिया है, एक्सेसिव ग्लूकोज ब्लड के अंदर आया, ठीक है, बीटा सेल क्या करेंगे, इंसुलिन की सिंथेसिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन ब्लड के अंदर आ जाएंगे, वो जाएंगे इस इंसुलिन अपने रिसेप्टर के पास, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस रिसेप्टर प्रॉपर्ली उस इंसुलिन को रिस्पांस नहीं दे रहा है, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ नहीं आएंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नहीं आएंगे, ठीक है, तो जिस एक्सप्रेस होंगे दिस ग्लूकोज इनसाइड द सेल चला जाएगा, ग्लूकोज का मकदार ब्लड के अंदर सस्टेन रहेगा, वो कंटिन्यू होगा। कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि सारे जो रिसेप्टर होते हैं स्केलेटल मसल सेल के ऊपर वो स्ट्रांगली रेजिस्टेंट शो कर रहे होते हैं, सही, तो कोई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फिर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आएगा, उस कंडीशन के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बहुत हाई होती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, लेट्स सपोज कि अगर 10 रिसेप्टर है, 10 में से 5 खराब है, 5 सही है, तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे, ग्लूकोज फिर उस ट्रांसपोर्टर के जरिए इनसाइड द सेल चला जाएगा, ठीक, लेकिन फिर भी ग्लूकोज की मिकदार ब्लड के अंदर रिमेन हाई, ठीक है, ये टाइप 2 के अंदर ऐसा होता है। किसी को अगर कोई पेरी हो टाइप 2 टाइप 1 एंटी इंसुलिन, लेट्स सपोज कि एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज बन गई, बीटा सेल के अंदर कोई खराबी नहीं, इसने इंसुलिन बना दी, लेट्स सपोज इसने 100 ml इंसुलिन बना दी, ग्लूकोज इतना ग्लूकोज आया था ब्लड के अंदर। अब जैसे ये सेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज सेल के अंदर नहीं जा सकते, ये जैसे बाहर आ जाता है, ये इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इंसुलिन की डिस्ट्रक्शन हो गई, तो ग्लूकोज की मकदार क्या होगा, वो रिमेन हाई। एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी सबसे सीवियर ये होता है, और एंटी बी, क्योंकि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन और एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज अगर मौजूद है, तो अगर गेट मिला एंटीबॉडी बनती है, सिस्टम हाइपरग्लाइसीमिया हाँ फिर होता है, लेकिन उस शुगर के इंक्रीज होने में, यानी लेट्स सपोज अगर एंटी इंसुलिन है, ठीक है, और इसके पास में हम चेक करते हैं, लेट्स सपोज 200 आ रहे हैं, ठीक है, अब गेट का चेक करेंगे, फास्टिंग तो मे भी वो 130 हो, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीज हो, क्योंकि वो तो कम है, वो कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, इनिशियली बीटा सेल उसकी कमी को पूरा कर रहा होता है, लेकिन कुछ साल गुजर जाते हैं, बी सेल भी टक जाती है, उसकी कमी को भी अपना काम भी करना ऐसा छोड़ देती है। हाँ, बीटा सेल को ग्लूकोज, इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं जरूरी के अंदर जाएगा, एक मैकेनिज्म ये, इसके अलावा जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक से इंसुलिन का एक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, ठीक है, ग्लूकोज के पहुंचने से पहले बीटा सेल एक्टिव हो जाती है कि ग्लूकोज आने वाला है।